स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारा 8th चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लागत। आपको अच्छे से पता है, जब भी हमारे द्वारा उत्पादक के द्वारा उत्पादन किया जाता है तो लागत आती है। वस्तु का उत्पादन करने में जितना भी व्यय किया जाता है उसे ही लागत कहते हैं। सामान्य रूप से तो ये लागत है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर विशेष परिभाषा के अंतर्गत लागत को लेंगे। आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए। बुक में पेज नंबर 53 पर आपके लागत की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर परिभाषा पर आएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 53 आप लोग निकाल लीजिए। एक फर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्म और उद्योग में डिफरेंस होता है। फर्म व्यक्तिगत इकाई होती है, उद्योग समग्र या संपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ, कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत रेमंड्स, रीड एंड टेलर, मयूर शूटिंग शर्टिंग या और जितनी भी शूटिंग शर्टिंग कपड़ों की मिलें हैं, ये सब आपके फर्में कहलाएंगी। और कपड़ा क्या कहलाएगा? अपने आप में उद्योग कहलाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। आपके एक फर्म को उत्पादन करने के लिए अनेक उत्पादन के साधनों का प्रयोग से मतलब उत्पादन के साधन किसे कहते हैं? आगतों को इनपुट्स के रूप में करना पड़ता है। जैसे भूमि का, पूंजी का, श्रम का, प्रबंध का, वेतन का, कच्चे माल का इत्यादि का। मतलब उत्पादन के साधन और साथ में आपके कच्चा माल, ये सारी चीज़ें मिलकर ही प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करती हैं वस्तुओं और सेवाओं को। कोई भी विवेकशील उत्पादक का वस्तु का उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक उस वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती है। बाजार में उस वस्तु की जो ये लाइन आपको एरो बना के लाइन लिख लेनी है। किसी भी उत्पादक के द्वारा लास्ट जो प्रोडक्शन बाज़ार में उत्पादित करके बेचने के लिए भेजा जाएगा, वो आपके वस्तु की सीमांत लागत और बाज़ार कीमत जिस बिंदु पर बराबर हो जाएंगे, वहाँ तक की मात्रा उसकी अंतिम उत्पादन की मात्रा होगी। क्योंकि किसी भी उत्पादक का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर वस्तु को बेचने और कम से कम लागत पर वस्तु को बनाने पर ही उसको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। यही लाइन हम पढ़ रहे हैं आगे। जब तक कि प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम और लागतों को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें लागत की अवधारणा को विस्तृत रूप से समझना होगा। लागत का अर्थ हमारे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लागत किसे कहते हैं, वो आपकी परिभाषा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने के लिए, निर्गत कहते हैं आउटपुट को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आगत कहते हैं इनपुट्स को, उत्पादन के साधनों को, जो भी व्यय करती है उसे ही अर्थशास्त्र में लागत कहते हैं। लागत का वर्गीकृत निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखो बच्चों, हमने लागत की परिभाषा पढ़ी। इसके अंतर्गत उत्पादक के द्वारा या फर्म के द्वारा जितना भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में व्यय किया जाता है, वो सब उसकी क्या कहलाती है? लागतें कहलाती है। और हम लागत का वर्गीकरण करते हैं। लागत का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा रहा है बच्चों। यहाँ पर मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग 4 आधार लिखे हैं। पहला सामाजिक लागत के आधार पे, दूसरा अवसर लागत के आधार पे लागत, तीसरा मौद्रिक लागत, चौथा लेखे के आधार पे होती है, जिसमें आपके व्यक्त और अव्यक्त लागतें आती हैं। इसके अलावा आपके अल्पकालीन और दीर्घकालीन समय के आधार पर भी लागतें पाई जाती हैं। फिर बाजार के आधार पे भी लागतें पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत क्या बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहली लागत सामाजिक लागत है, जिसे सोशल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये
वे सभी लागतें, सामाजिक लागतें, वे सभी अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं जो समाज में उत्पादन कार्य के कारण समाज के रहने वाले लोगों को वहन करनी पड़ती है। जैसे कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों से निकलने वाला अवशिष्ट जो वहाँ जल प्रदूषण और भूमि को बंजर बना देता है, ये सब चीज़ें आपकी सामाजिक लागतों में शामिल होती हैं। पढ़ें इसको, क्या दे रखा है सामाजिक लागत में। इसमें वे सभी त्याग और कष्ट शामिल होते हैं जिन्हें समाज उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करता है। परोक्ष बोलते हैं बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से वहन करता है। जैसे प्रदूषण, धूआं, शोरगुल आदि से स्वास्थ्य की हानि। इसी प्रकार से उद्यम या विकास परियोजनाओं के कारण जो असुविधा आम जनता को वहन करनी पड़ती है, ये भी उसमें शामिल होती हैं। इस प्रकार से ये सभी सामाजिक लागतों का ही रूप होते हैं। इनका ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है। सामाजिक लागतों को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, अभी मैं आपको अगले लेक्चर में तक बता दूंगी, ठीक है। इन्हें वास्तविक लागतें भी कहते हैं। एक नाम और नोट कर लेना बच्चों इसका, सामाजिक लागतों का, इसे वास्तविक लागत के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट। सामाजिक लागतों का, या तो डायरेक्ट पूछ ले आपसे, एक नंबर के क्वेश्चन में आती हैं, सामाजिक लागतों का उदाहरण दीजिए, सामाजिक लागत से क्या अभिप्राय, या वास्तविक लागत किसे कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये वास्तविक लागत ही सामाजिक लागत कहलाती है। सेकंड नंबर पे आपके है अवसर लागत, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। अवसर लागत शब्द आपके द्वारा फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा गया था। वहाँ मैंने आपको लिखवाया था, किसी एक श्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे श्रेष्ठ का त्याग किया जाता है, तो जिसका त्याग किया जाता है वो लागत के अंतर्गत आता है। लागत शब्द जो होता है बच्चों, वो आपके उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होता है लागत शब्द। और अवसर लागत जो होता है वो संसाधन, जो उत्पादन के साधन होता है, उसके संदर्भ में ही अवसर लागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से इसका पढ़ना। वास्तव में अवसर लागत का जो सूत्र होता है वो हमारे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। इसे वैकल्पिक आय के नाम से भी जाना जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी एक और नाम है, इसे वैकल्पिक आय। इसे वैकल्पिक आय के नाम से भी जाना जाता है, अल्टरनेटिव इनकम के नाम से भी जाना जाता है। हम जानते हैं ये प्राय दुर्लभ संसाधनों पर लागू होती है। हम जानते हैं कि उत्पादन के एक साधन का एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लाया जा सकता है। जैसे श्रम है, श्रम जो होता है गतिशील होता है, सक्रिय होता है, यह आपके द्वारा पढ़ा हुआ है। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, ये श्रम जो है कृषि कार्य में भी प्रयोग हो सकता है, ये श्रम कार्य कल कारखानों में भी चल सकता है, ये श्रम कार्य ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। तो श्रम क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज हैं श्रम के। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए, परिभाषा है बच्चों इसकी, किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी चाहिए जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है। यही उसकी अवसर लागत कहलाएगी। जैसे इसने एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाया है। एक मजदूर को 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के रूप में भुगतान किया जा रहा है। कोई एक फर्म है जहाँ वो काम करता है, वहाँ पर उसे 400 रुपये पर डे मिल रहा है। यदि कहीं अन्यत्र उसी कार्य के लिए उसे 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल जाती है, तो उसे कार्य में बनाए रखने के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस प्रकार उसकी अवसर लागत 100 रुपये होगी। अवसर लागत का सूत्र क्या दे रखा है,
वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय। वर्तमान आय जो उसकी 400 रुपये है, वैकल्पिक आय जो उसकी 500 रुपये है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपकी अवसर लागत कहलाती है। अब हम आते हैं अपने मौद्रिक लागत पर। अवसर लागत हमने पढ़ ली। मौद्रिक लागत को मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। मनी, जो कॉस्ट मनी में व्यक्त की जा सकती है कि 5,000 रुपये लगे टोटल प्रोडक्शन में, 50,000 रुपये लगे टोटल प्रोडक्शन में, तो ये क्या कहलाएगी? मॉनेटरी कॉस्ट। पढ़े बच्चों इसको? अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में जो कुछ भी नकद रूप से व्यय किया जाता है वो सारा मौद्रिक लागत में शामिल होता है। इसमें सभी प्रकार के प्रतिफलों का नकद भुगतान शामिल होता है, जैसे भूमि को लगान की प्राप्ति होती है, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, प्रबंध को वेतन की प्राप्ति होती है और उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मौद्रिक लागत भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे व्यक्त या अव्यक्त लागतें, जिसे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों लागतें जो होती हैं लेखे की लागतों में शामिल होती हैं। मतलब लेखे के आधार पर लागतों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी व्यक्त लागत है और दूसरी आपकी अव्यक्त लागतें होती हैं। व्यक्त लागतें तो बच्चों वो लागतें होती हैं जिन्हें अकाउंट पोर्शन में शो कर दिया जाता है, जैसे कच्चा माल इतने का आया, मजदूर को मजदूरी इतनी दी गई, बिल्डिंग का किराया इतना है, मशीन का खर्चा इतना आया है। ये सब व्यक्त लागतें हैं जो शो हो जाती हैं अकाउंट सेक्शन के अंतर्गत। पढ़ें? और जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता वो आपकी अव्यक्त लागतों में शामिल हैं। व्यक्त और स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जो एक फर्म के लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं, जैसे कच्चे माल पर व्यय, ब्याज की अदायगी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि। इन्हें स्पष्ट लागतें भी कहते हैं। व्यक्त लागतों का एक और नाम होता है स्पष्ट लागतें, और ये जो अव्यक्त लागतें होती हैं इन्हें अस्पष्ट लागतें भी कहते हैं। जबकि अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जो लेखे या हिसाब में शामिल नहीं की जाती हैं, जैसे उद्यमी के स्वयं के श्रम का मूल्य। जैसे मालिक जो है वो खुद ही अपना कार्य कर ले या एक मजदूर की जगह खुद ही कंप्यूटर को ठीक कर दे। जैसे आपके कंप्यूटर सेक्शन खराब हो गया और मालिक जो है जिसने पूंजी निवेश करी है वो किसी और को नहीं बुलाता है, मतलब उसे पैसा नहीं देना, बल्कि खुद ही इंजीनियर होने की वजह से, कंप्यूटर इंजीनियर होने से उसने कंप्यूटर की मिस्टेक को दूर कर दिया। तो ये लागतें अव्यक्त लागतें की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। जैसे उद्यमी के स्वयं के श्रम का मूल्य, स्वयं की पूंजी, फर्नीचर, गाड़ी इत्यादि का मूल्य, इन्हें स्पष्ट लागतें कहते हैं। बच्चों, यहाँ तक ही आज अपना ये लेक्चर चलेगा। इसके अंतर्गत आपको लागत की परिभाषा और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये जो शब्द मैंने बताया था, वस्तु की कीमत, बाजार में जो कीमत है, और वस्तु की सीमांत लागत, ये दोनों जिस बिंदु पर बराबर हो जाते हैं वो उत्पादक के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित की गई इकाई होती है। उसके बाद वो वस्तु की पूर्ति नहीं करना चाहेगा क्योंकि वहाँ उसको हानि की प्राप्ति होगी। तो वो लाइन नोट कर लेना। और ये सारी लागत की परिभाषा और ये सारी लागतों की परिभाषा और इनके उदाहरण, सूत्र हैं तो सूत्र आपको स्वयं अपनी कॉपी के अंदर किताब से करना है। थैंक यू।